क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी रिश्ते में अपनी पूरी मेहनत और प्यार डालने के बावजूद अदृश्य हैं? आप अपना समय, ऊर्जा और प्यार सब कुछ दे देते हैं, लेकिन फिर भी आपको नजरअंदाज या इग्नोर किया जाता है। यह कितना बुरा लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे आपकी मौजूदगी किसी और की जिंदगी में बस एक बैकग्राउंड नॉइज है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ऐसा करने का एक तरीका है जिससे आप वो इज्जत पा सकते हैं जिसके आप हकदार हैं, दूसरे लोगों को आपको एक नए नजरिए से देखने को मजबूर कर सकते हैं, बिना ये दिखाए कि आप उनकी ध्यान पाने के लिए तरस रहे हैं। सोचिए, आपकी जिंदगी के लोग अचानक से आपकी तरफ ध्यान देने लगें। यहां सब कुछ जो उन्होंने एक बार ली थी, अब वो आपकी कीमत पर विचार करते हैं और आपको आपके असली स्वभाव के लिए इज्जत करने लगते हैं। नहीं, ये कोई ख्वाब नहीं है, यह है स्टोइसिज्म की ताकत, एक ऐसी फिलॉसफी जो हमें सिखाती है कि अंदर की शक्ति कैसे विकसित करें और इज्जत कैसे प्राप्त करें। इस पर ध्यान दिया जाए कि हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, अपने खुद के काम, विचार और मूल्य। आज हम 11 स्टोइक रणनीतियों की जांच करेंगे जो आपके रिश्तों की डायनामिक्स को बदलने में मदद करेंगी और आपको अडिग आत्मविश्वास के साथ चलने में सहायता करेंगी। इनमें से हर एक विधि शाश्वत ज्ञान पर आधारित है और इसका असर छोड़ने के लिए डिजाइन की गई है। पिछले कुछ रणनीतियां हैं जो गहरी सच्चाइयां सामने लाएंगी, जो शायद आपके और दूसरों के देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगी। तो हमारे साथ बने रहिए, आप वो आने वाला कुछ भी मिस नहीं करना चाहेंगे। चलिए इस परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पीछे की तरफ रखने से। सुनने में शायद यह अजीब लगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, तो क्या आपको अपनी उपस्थिति को मजबूत बनाना नहीं चाहिए? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि कभी-कभी पीछे हटना सबसे शक्तिशाली कदम होता है? इस पर विचार करें। जब आप हमेशा वही होते हैं, संपर्क बनाने, कार्यक्रमों की योजना बनाने या समस्याओं को सुलझाने की शुरुआत करना, दूसरों को आपकी मेहनत अब आम लगने लगती है। आप उनकी जिंदगी में एक भरोसेमंद स्थायी हिस्से बन जाते हैं, जो अक्सर तब तक नहीं समझा जाता जब तक कि वो गायब न हो जाए। क्या आपने देखा है कि कभी-कभी चुप्पी शब्दों से भी ज्यादा बोलती है? जब आप पीछे हटते हैं तो दूसरों को आपके बिना जिंदगी जीने का अनुभव होता है। अचानक वो चीजें जो आप चुपचाप और लगातार करते थे, जैसे समर्थन देना, सकारात्मकता लाना और विश्वसनीय बने रहना, उनकी गैर मौजूदगी में साफ साफ नजर आने लगती हैं। आपकी अनुपस्थिति दूसरों के लिए एक जगह बनाती है ताकि वे यह सोचिए कि आपकी असली कीमत क्या है, लेकिन आपको यह जानना होगा कि कैसे थोड़ा पीछे हटें बिना यह दिखाए कि आप दूर या नाउम्मीद हैं। शुरुआत छोटे से करें। उस सुप्रभात वाला मैसेज भेजने का लोभ दबाएं या हर रोज पहले चेक करने की आदत छोड़ें। दूसरों को भी लीड लेने का मौका दें। यह कोई खेल नहीं है, बल्कि अपने रिश्तों की स्थिति को सही करने का तरीका है। क्या आप इसे आजमाने के लिए तैयार हैं? सोचिए कि अगर आपने दूसरों को थोड़ा याद आने का मौका दिया तो क्या होगा। थोड़ा पीछे हटना भी खुद की इज्जत करने का तरीका है। जब आप रिश्तों को जिंदा रखने के लिए खुद को ज्यादा ना खींचें, तो यह दिखाओ कि तुम अपने समय और ऊर्जा की कदर करते हो, फिर दूसरों को भी उसे महत्व देना शुरू करना पड़ेगा। वो ये भी समझने लगेंगे कि तुमने हमेशा मेहनत की है। लेकिन स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस के शब्दों को मत भूलो। अगर तुम सुधारना चाहते हो तो शुरुआत में बेवकूफ और मूर्ख समझे जाने के लिए तैयार रहो। तुम्हारा पीछे हटना दूसरों को कंफ्यूज कर सकता है या उनके मन में तुम्हारी मंशा पर सवाल उठा सकता है, लेकिन सही रास्ते पर चलते रहो। असली सम्मान हमेशा हर वक्त उपलब्ध रहने से नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई मेहनत से बनता है। थोड़ा रुककर सोचो कि तुम्हारे जिंदगी में कहां तुम थोड़ी सी पीछे हट सकते हो। नंबर 2, अपने सामाजिक दायरे पर विचार करें। तुम अपनी जिंदगी में किसे स्थान देते हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे सोशल सर्कल की तुम पर कितनी बड़ी ताकत होती है? जिन लोगों के साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो, वो चुपचाप तुम्हारे विचारों और व्यवहारों को आकार देते हैं। एक बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि जैसे जिम रॉन ने कहा, आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। पर सवाल यह है कि क्या इनमें से कुछ लोग बिना जाने आपके आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या आपके खुद को मानने की भावना उन्हीं लोगों द्वारा प्रभावित हो रही है जो आपके सबसे करीब हैं? स्टोइकिज्म में हमें यह सिखाया गया है कि हमें अच्छे और गुणवान लोगों के साथ रहना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस ने भी कहा था कि आत्मा विचारों के आहार से बनती है। अगर आपके साथ रहने वाले लोगों के विचार और क्रियाएं नकारात्मक हैं,
तो यह बात सच में आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर आप लगातार नकारात्मक या आलोचनात्मक बातें सुनते हैं तो जल्दी ही आप भी वैसा ही बनने लगेंगे। उनका संदेह आप पर असर डाल सकता है और उनका निराशावाद आपकी सकारात्मकता को कमजोर कर सकता है। एक पल निकालकर सोचिए, आपके जीवन में कौन लोग ऐसे हैं? क्या वे आपको समर्थन देते हैं या फिर आपको थका देते हैं? क्या वे आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं, आपकी तरक्की को प्रोत्साहित करते हैं और आपकी सफलताओं का जश्न मनाते हैं? या फिर वे आपके काम को कमतर समझते हैं, आपकी कोशिशों की आलोचना करते हैं या आपको छोटा महसूस कराते हैं? यह पल का विचार सिर्फ दूसरों को कठोरता से जज करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के लिए है कि वे आपके जीवन पर कितना असर डालते हैं। बात यह है कि अगर आपको लगता है कि कुछ रिश्ते जहर भरे या असंतुलित हैं, तो शायद आपको थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको लोगों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह से निकाल देना है, हालांकि कुछ मामलों में यह जरूरी भी हो सकता है, बल्कि आपको उन इंटरेक्शनों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो आपके मूल्यों को संजोएं और आपका सम्मान करें। जरूरत पड़ने पर सीमाएं तय करें और उन लोगों के साथ रिश्ते मजबूत करें जो आपको प्रेरित करते हैं और आपका साथ देते हैं। दूसरी तरफ उन लोगों के बारे में सोचें जो आपको महत्व महसूस कराते हैं और जो आपकी बेहतरी को बाहर लाते हैं। जो लोग आपको बढ़ने के लिए चुनौती देते हैं जबकि आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं, ऐसी ही रिश्ते असली होते हैं। ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताने से आप अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को स्वाभाविक रूप से बढ़ाते हैं। और यहाँ एक स्टोइक सलाह है, मुश्किल रिश्तों में भी आप ऊपर उठने का चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सबसे अच्छा बदला यह है कि आप उस शख्स की तरह न बने जिसने आपके साथ बुरा किया। आपको नकारात्मकता के स्तर पर गिरने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय अपने मूल्यों के साथ जिएं और अपने कर्मों से यह तय करें कि आप दूसरों से किस तरह का बर्ताव चाहते हैं। तो खुद से यह सवाल पूछो कि तुम्हारे जीवन में कौन ऐसा है जो तुम्हारी आत्मसम्मान की यात्रा में तुम्हारे हमारे साथ है? कौन है जो तुम्हारे समय की ज्यादा काबिलियत रखता है और कौन है जिसे शायद तुम्हारे समय की कम जरूरत है? ईमानदारी से सोचो और ऐसे सामाजिक दायरे का निर्माण करने की ओर ठोस कदम उठाओ जो उस सम्मान और मूल्यों को दर्शाता है जिनकी तुम कोशिश कर रहे हो। अगर तुमको इन विचारों में कोई औकात दिखती है तो हमें कमेंट्स में बताओ। आज का प्रेरणादायक वाक्य शेयर करो, मुझे तुम्हारा सम्मान चाहिए, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इससे हमें उन लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है जो स्थिर सिद्धांतों के माध्यम से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बार हम ये जानेंगे कि कैसे ये दूसरों को सिखाने का समय है कि आपको जिस सम्मान की आवश्यकता है वैसा व्यवहार करें। अब अपने संबंधों पर नियंत्रण पाने का समय आ गया है। ध्यान दें कि दूसरों को सिखाना जरूरी है कि उन्हें आपके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। सम्मान एक दो तरफा सड़क है, लेकिन क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि लोग हमेशा आपकी सीमाओं को लांघ रहे हैं, जिससे आप खुद को कमतर समझते हैं या अनसुना महसूस करते हैं? नंबर 3, दूसरों को यह सिखाकर कि उन्हें आपके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। जबकि दूसरों के व्यवहार को दोष देना आसान है, स्टोइसिज्म हमें याद दिलाता है कि हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, यानी हमारे अपने कार्य और मानक। आप कितनी बार ऐसा करते हैं? यह वह सूरत है जब आप ऐसी हरकतों को सहते हैं जो आपको असहज कर देती हैं, सोचते हैं कि शायद खुद ब खुद सब ठीक हो जाएगा। सच तो यह है कि लोग अक्सर हमारे साथ उसी तरह बर्ताव करते हैं जैसे हम अपनी सीमाओं को बनाते हैं या उन्हें बनाए रखने में नाकाम रहते हैं। अगर आप अपने एक्सपेक्टेशंस को साफ साफ नहीं बताते तो दूसरों को यह कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए? सीमाएं तय करना मुश्किल होने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपसी सम्मान स्थापित करने के बारे में है। सोचिए, अगर एक दोस्त बार बार आखिरी मिनट पर प्लान्स को कैंसिल कर देता है, तो क्या आप इसे नजरअंदाज कर देते हैं, भले ही ये आपको परेशान करता हो, या आप इसे शांतिपूर्वक उठाते हैं? आप शायद कहेंगे, मैं हमारे समय की कदर करता हूं, साथ में रहना अच्छा लगता है, और जब प्लान अचानक बदलते हैं तो थोड़ी निराशा होती है। मैं चाहूंगा कि भविष्य में इसके लिए थोड़ा पहले बताया जाए। ऐसा करने से आप न केवल अपने जज्बात जाहिर कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी आपके समय की कद्र करना सिखा रहे हैं। शुरुआत में थोड़ा अजीब लग सकता है। हम में से कई लोग आमने सामने की बात से डरते हैं या सोचते हैं कि दूसरे कैसे प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन सीमाएं तय करना हमेशा टकराव का मामला नहीं होता। हमें सिखाया गया है कि किसी स्थिति का सामना करें शांति और स्पष्टता से, भावनाओं में बहकर नहीं। मुद्दों को सोच समझकर और मजबूती से उठाएं,
आप बस अपने विचार बता रहे हैं। दूसरों को बताएं कि आप क्या स्वीकार करेंगे और क्या नहीं। एपिकुस हमें याद दिलाता है कि आपके साथ क्या होता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं यह मायने रखता है। अगर कोई आपके सीमाओं को नजरअंदाज करता है तो आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप अपने मानकों को मजबूत करेंगे या फिर आप उस व्यवहार को नजरअंदाज कर देंगे? निरंतरता, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जब आप लगातार अपनी सीमाओं का पालन करते हैं तो दूसरे लोग समझ जाएंगे कि आप जो कहते हैं वो आप सच में करते हैं। अगर कोई आपके सीमाओं पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है तो यह एक सामान्य डर होता है, लेकिन इस बात को याद रखें कि उनकी प्रतिक्रिया आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है अपने आप का सम्मान करो। अगर एक रिश्ते में स्वस्थ सीमाएं नहीं बनाई जा सकती तो इसे फिर से सोचने की जरूरत है। सम्मान खुद की इज्जत से शुरू होता है और जो लोग सच में आपकी कदर करते हैं वो आपकी ईमानदारी और नैतिकता की सराहना करेंगे। तो खुद से पूछो, क्या आप दूसरों को यह सिखा रहे हैं कि आपको सम्मान से पेश आएं, या आप उससे कम पर समझौता कर रहे हैं जो आपको मिलना चाहिए? आज आप कौन सी सीमाएं तय कर सकते हैं ताकि आपके संबंध ज्यादा स्वस्थ और सम्मानजनक हों? अगली बार हम नहीं कहने की शक्ति के बारे में बात करेंगे और ये कैसे आपके रिश्तों को बदल सकता है। तैयार रहिए खुद का नियंत्रण वापस लेने के लिए। नंबर 4, दबाव को न कहें। दबाव। कितनी बार आप खुद को ऐसी चीजों के लिए हां कहते हुए पाते हैं जो आप नहीं करना चाहते, बस शांति बनाए रखने या दूसरों को निराश न करने के लिए। चाहे वो किसी मदद के लिए हां करना हो, अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेना हो, या फिर ऐसे प्लान्स में शामिल होना हो जो आपके मूल्यों से मेल नहीं खाते। लगातार दबाव में आकर हां करते रहना आपकी पहचान को कमजोर कर सकता है और आपको थका हुआ महसूस करा सकता है। लेकिन क्या हुआ अगर मैं आपको बताऊं कि नहीं कहने का साधारण सा काम न सिर्फ आपकी ऊर्जा की रक्षा कर सकता है, बल्कि आपके चारों ओर के लोगों से ज्यादा सम्मान भी दिला सकता है। स्टोइकिज्म में एक चीज पर साफ साफ ध्यान दिया गया है कि हमें उन चीजों पर नियंत्रण रखना चाहिए जो हमारे हाथ में हैं, जैसे कि हमारे फैसले और क्रियाएं। जब आप किसी चीज के लिए हां कहते हैं सिर्फ ऑब्लिगेशन या डर के चलते, तो आप नियंत्रण खो देते हैं। आप बाहरी दबावों को अपनी क्रियाओं को तय करने का मौका दे देते हैं, जिससे आप नफरत और थकान महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ ना कहते हैं तो आप अपनी स्वतंत्रता को मजबूत करते हैं और दूसरों को यह दिखाते हैं कि आपकी सीमाएं मायने रखती हैं। आइए देखते हैं कि ना कहना इतना ताकतवर क्यों है। सबसे पहले, यह एक मिसाल स्थापित करता है। जब लोग जान जाते हैं कि आप हमेशा उनकी बात मानेंगे, होती हैं और कभी कभी लोग तुम्हारी सहानुभूति का फायदा उठाने लगते हैं। यह कोई बुरी नीयत नहीं होती, यह इंसानी फितरत है। लेकिन जब तुम उन चीजों को मना करना शुरू करते हो जो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो उन्हें समझ में आने लगता है कि तुम्हारा समय और ऊर्जा कोई अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है। अब सोचो एक हालात जहां तुम्हारा साथी या करीबी दोस्त तुम पर दबाव डालता है कि तुम कोई बड़ा फैसला लो, जैसे कि एक साथ रहना, पैसे लगाना या किसी योजना के लिए कमिट करना जिसके बारे में तुम निश्चित नहीं हो। तो झगड़ा टालने के लिए दबाव में आकर सहमत होने के बजाय तुम आराम से अपनी बात रखते हो। मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं, मैं थोड़ा और वक्त लेना चाहता हूं इस पर सोचने के लिए। यह जवाब किसी को बाहर करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने खुद के प्रोसेस को सम्मान देना और समझदारी से फैसले लेना है। लेकिन न कहने की असहजता को कैसे पार करें? शुरू करें अपनी सोच को बदलने से। न कहना स्वार्थी नहीं है, बल्कि यह आत्मसम्मान का एक कदम है। हर बार जब आप कुछ ऐसा ठुकराते हैं जो आपके मूल्यों या सीमाओं के साथ मेल नहीं खाता, आप किसी और महत्वपूर्ण चीज के लिए हां कह रहे हैं। आपके अपने भले के लिए, आपकी प्राथमिकताओं के लिए और आपकी मानसिक शांति के लिए। बेशक आप इस बात को लेकर चिंतित हो सकते हैं कि दूसरे लोग प्रतिक्रिया देंगे, शायद वो नाखुश या परेशान हो, लेकिन स्थिरता, स्टोइसिज्म हमें यह सिखाती है कि हमें केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में हैं। उनकी भावनाओं का प्रबंधन करना उनका काम है और आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने सिद्धांतों के अनुसार कार्य करें। समय के साथ लोग आपकी स्पष्टता और ईमानदारी की सराहना करेंगे, भले ही वो उस वक्त वो सुनना नहीं चाह रहे हों। मार्कस ऑरेलियस का यह कथन याद रखें, आपके दिमाग पर आपकी शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आप ताकत पाएंगे। नहीं कहने की ताकत उसी में है कि आप वास्तव में क्या महत्वपूर्ण समझते हैं। आपके लिए जो चीजें महत्वपूर्ण हैं उनसे प्रभावित न होना चाहिए। अब एक पल निकालकर सोचें
कि आपकी जिंदगी में कहां कहां आपको नहीं कहना चाहिए, कौन सी जिम्मेदारियां या दबाव हैं जिन्हें आप छोड़ सकते हैं ताकि उन चीजों के लिए जगह बना सकें जो सच में मायने रखती हैं। अगर ये बात आपके दिल को छू गई है तो हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अपना समय और ऊर्जा कैसे वापस पाएंगे। आज का यह वाक्य साझा करें, मैं आपकी इज्जत के काबिल हूं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया एक लाइक दें ताकि हम इस दार्शनिक ज्ञान को और लोगों तक पहुंचा सकें। नंबर 5, थोड़ा मुश्किल बनना। क्या यह संभव है कि हमेशा उपलब्ध रहने से आप लोगों की नजर में अपनी वैल्यू कम कर रहे हैं? यह एक पैराडॉक्स है, लेकिन कभी कभी जितना ज्यादा आप सुलभ होते हैं उतना ही लोग आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं करते। यह गेम खेलने या दूसरों को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, बल्कि मानव प्रकृति को समझने और अपने समय और ध्यान की कद्र करने के बारे में है। जब आप थोड़ा मुश्किल बनना सीखते हैं, इस बात को अच्छे से समझाना थोड़ा मुश्किल है कि कैसे तुम सबको यह सिखाते हो कि वो तुम्हारे साथ बिताए हुए समय की कद्र करें। जरा सोचो, जब कुछ आसानी से मिल जाता है तो लोग उसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन जब वो चीज कम हो या उसे पाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़े तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। क्या तुमने कभी यह ध्यान दिया है कि तुम किसी दोस्त या करीबी की संगत को और ज्यादा तब सराहते हो जब तुम उनको कुछ समय से नहीं मिले हो? ये बात आपके रिश्तों पर भी लागू होती है। अगर तुम हमेशा पहले संपर्क करने वाले नहीं बनते या कभी कभी आखिरी पल के प्लान्स को टाल देते हो तो तुम दूसरों के लिए अपनी मौजूदगी को याद करने का मौका देते हो। लेकिन असल में यह कैसे दिखता है? चलो मान लेते हैं कि तुम आम तौर पर ही पहले संपर्क करते हो, पहला टेक्स्ट भेजते हो, फोन करते हो या योजनाएं बनाते हो। कोशिश करो थोड़ी पीछे हटने की और दूसरे व्यक्ति को पहल करने दो। जब वो ऐसा करते हैं तो ये दिखाता है कि वो भी इस रिश्ते में मेहनत करने को तैयार हैं और तुम्हें ये देखने का मौका मिलता है कि वो तुम्हारे रिश्ते को कितना महत्व देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें ठंडा या दूर रहना है, बल्कि ये संतुलन बनाने की बात है। तुम ये दिखा रहे हो कि तुम्हारा समय कीमती है और तुम हमेशा मौजूद नहीं हो। यहाँ पर एक काफी अच्छी सलाह दी गई है। जब आप किसी की हर बात पर दौड़ते हैं तो ये आपकी आत्मसम्मान को कम कर देता है और दूसरों को ये एहसास दिलाता है कि आपकी नजरें उनकी मेहनत के बिना ही उपलब्ध हैं। अगर कोई आपके पास अचानक संपर्क करता है और आपके पास पहले से कोई योजना है तो पोलाइटली मना करें और दूसरे समय का सुझाव दें। जैसे कि मुझे आपसे मिलना बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आज रात तो मेरे पास पहले से योजना है, क्या हम इस हफ्ते बाद में मिल सकते हैं? इस तरह से आप अपनी सीमाएं बनाए रखते हैं, जबकि रिश्ते को खुला और सम्मानजनक भी रखते हैं। अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जीते हुए दूसरों का ध्यान खींचना या उन्हें यह एहसास दिलाना कि उन्होंने क्या खोया है बहुत जरूरी है। अपने पसंद के शौकों में समय बिताएं, ऊर्जावान लोगों के साथ रहें और इन पलों को साझा करें, चाहे वो बातचीत के जरिए हो या सोशल मीडिया पर। जब लोग आपको बिना उनकी ध्यान की तलाश करते हुए सफल होते हुए देखेंगे तो यह उनके लिए आपका दोबारा मूल्यांकन कर सकता है। स्टोइक्स समझते थे कि खुद की कद्र करना कितना जरूरी है। जैसे कि सेनिका ने कहा था, उन लोगों के साथ रहो जो आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करें। तुम खुद भी इस प्रक्रिया को सुधार सकते हो। ये एक आपसी चीज है। हम सीखते हैं जब हम सिखाते हैं। जब तुम अपनी वृद्धि और भलाई को प्राथमिकता देते हो तो अपने आप दूसरों का सम्मान और प्रशंसा आकर्षित करते हो। अपने आप से पूछो, क्या तुम बहुत सारा समय और ऊर्जा दे रहे हो बिना ऐसा ही वापस पाने की उम्मीद किए? तुम दूसरों को कैसे मौका दे सकते हो कि वो तुम्हारी सराहना करें? अगले हिस्से में हम सोशल मीडिया के सम्मान पाने में भूमिका के बारे में बात करेंगे और इसे समझदारी से कैसे इस्तेमाल करना है ताकि तुम अपनी सबसे अच्छी छवि को प्रदर्शित कर सको। इसे मत छोड़ना, जुड़े रहो। नंबर 6, सोशल मीडिया की शक्ति का उपयोग करें। आज के जमाने में सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया सिर्फ फोटो और अपडेट साझा करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। यह एक ऐसा टूल है जो दूसरों को आपके बारे में सोचने के तरीके को प्रभावित कर सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इसका फायदा उठा रहे हैं? क्या अगर आपकी ऑनलाइन मौजूदगी आपको सम्मान दिला सकती है और दूसरों को आपकी कद्र याद दिला सकती है? इसका राज है जानबूझकर काम करना। ध्यान रहे, यह किसी झूठी छवि बनाने या लाइक्स और कमेंट्स के जरिए पहचान पाने के बारे में नहीं है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो वाकई में मायने रखती हैं। हम कंट्रोल कर सकते हैं और डिजिटल दुनिया में हम ये तय करते हैं कि हम क्या साझा करते हैं और कैसे अपनी पहचान पेश करते हैं।
जब हम अपने सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट डालते हैं जो हमारी प्रगति, स्वतंत्रता और रुचियों को दर्शाता है, तो हम एक ऐसा प्रभावशाली इमेज बनाते हैं जो स्क्रीन के बाहर भी गूंजता है। सोचो, तुमने हाल ही में कोई नया शौक अपनाया है, कोई व्यक्तिगत लक्ष्य हासिल किया है या दोस्तों के साथ शानदार दिन बिताया है। इन पलों को साझा करना न केवल तुम्हारे दोस्तों को अपडेट रखता है, बल्कि एक मैसेज भी भेजता है कि तुम अपने जीवन में सफल और खुशहाल हो। यह खास तौर पर महत्वपूर्ण होता है जब तुम किसी नई दिशा में बढ़ रहे होते हो। किसी को अपनी अहमियत याद दिलाने के लिए जब वो आपको खुश और सफल देखते हैं तो उनकी दिलचस्पी फिर से जग सकती है या उन्हें एहसास हो सकता है कि उन्होंने क्या खो दिया है। लेकिन यहां पर संतुलन बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा बातें करेंगे या घमंडी लगेंगे तो इसका उल्टा असर हो सकता है। इसीलिए असली रहना जरूरी है। ऐसे पल साझा करें जो सच में आपकी यात्रा को दर्शाते हैं, चाहे वो कोई नई स्किल सीखना हो, अपने शौक को एक्सप्लोर करना हो या बस जिंदगी का आनंद लेना हो। ये पोस्ट बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। छोटी छोटी जीतें या शांत विचार भी एक गहरा असर छोड़ सकते हैं। सोशल मीडिया का एक और ताकतवर पहलू है कि यह आपको उन समुदायों के साथ जुड़ने की सुविधा देता है जो आपके मूल्यों से मेल खाते हैं। जब आप अपने रुचियों के इर्द गिर्द बनने वाले समूहों या चर्चाओं में शामिल होते हैं तो न सिर्फ आपका नेटवर्क बढ़ता है, बल्कि आप अपनी पहचान को भी मजबूत करते हैं। सोचिए, उन लोगों से जुड़कर कैसा लगेगा जो आपकी पैशनों और आकांक्षाओं को साझा करते हैं। यह सिर्फ बाहरी नजरिए की बात नहीं है, बल्कि आपके सेल्फ को और मजबूत करने की है। इसे देखते हुए एपिक्टेटस का यह गहरा विचार याद करें। आपको केवल उन लोगों का साथ रखना चाहिए जो आपको ऊंचा उठाते हैं। आपकी मौजूदगी डिजिटल युग में आपके सबसे बेस्ट पहलू को सामने लाती है। आपकी कंपनी में जो ऑनलाइन बातचीत शामिल हैं, क्या वे आपकी जिंदगी को बेहतर बना रही हैं या आपको नीचे खींच रही हैं? जरा एक पल ठहर कर सोचिए कि आपका डिजिटल फुटप्रिंट क्या कहता है। क्या आप उस आत्मविश्वासी और भरोसेमंद व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं? अगर नहीं, तो आज आप कौन से छोटे बदलाव कर सकते हैं ताकि आपकी ऑनलाइन मौजूदगी आपके असली व्यक्तित्व के साथ मेल खाए? याद रखें, सोशल मीडिया आपकी जिंदगी का एक विस्तार है, पूरी जिंदगी नहीं। इसका सही उपयोग करें और इसे आपके खिलाफ काम करने के बजाय आपके लिए काम करने दें। बढ़ोतरी पर अपनी सफलताओं का जश्न मनाओ और सकारात्मकता के साथ जुड़े रहो। हमें कमेंट्स में बताओ कि तुम अपनी सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी कैसे सुधारने की योजना बना रहे हो, और अगर ये सेक्शन तुम्हें पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि हम इन कीमती स्टोइक विचारों को और लोगों तक पहुंचा सकें। नंबर 7, पहले सोचो फिर एक्शन लो। क्या तुमने कभी बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दी है? एक चित्ता या गुस्से का पल, बस बाद में पछताने के लिए, जैसे कि किसी बहस के दौरान अपने पार्टनर पर हड़बड़ी में भड़क उठना या दबाव में जल्दी फैसला लेना। ये पल रिश्तों में तनाव डाल सकते हैं और आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर तुम रुकने की ताकत को अपने पास रख सको तो क्या होगा? क्या तुम सोच समझकर प्रतिक्रिया देना सीख सकते हो, बजाय इसके कि तुरंत ही आवेश में आकर कुछ कर बैठो? यहीं पर स्टोइसिज्म का जादू काम आता है। इसका मूलभूत सिद्धांत है कि हमें भावना की जगह तर्क पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, खासकर कठिन परिस्थितियों में। मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि आपके पास आपके मन पर ताकत बाहरी घटनाओं पर नहीं। ये समझो और आप ताकत पाएंगे। जब भावनाएं तेज होती हैं, एक पल ठहरकर सोचने से आप नियंत्रण वापस पा सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया को अपने मूल्यों के साथ संरेखित कर सकते हैं। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है सम्मान पाने में? जब आप लगातार सोच समझकर प्रतिक्रिया देते हैं तो आप भावनात्मक परिपक्वता और आत्म अनुशासन दिखाते हैं। लोग ये देखते हैं कि आप बाहरी हालात या क्षणिक भावनाओं से आसानी से प्रभावित नहीं होते, और ये स्वाभाविक रूप से उनका आदर अर्जित करता है। चलो इसे और अच्छे से समझते हैं। ठोस कदम। सोचिए, आप किसी दोस्त या साथी के साथ गर्मागर्मी बहस में हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया ये हो सकती है कि आप खुद को बचाने की कोशिश करें या शायद और भी बहस बढ़ा दें। लेकिन इसके बजाय एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, मैं यहां क्या हासिल करना चाहता हूं? क्या यह प्रतिक्रिया मेरे लंबे समय के लक्ष्यों के लिए सही है? यह ठहराव आपको स्पष्टता का मौका देता है। आप सोच सकते हैं कि अपनी भावनाएं शांत भाव से व्यक्त करें या फिर ये तय कर लें कि यह मुद्दा सच में बहस का लायक नहीं है। एक और सिनारियो में मान लीजिए कि आपको ऑफिस में या किसी से एक नकारात्मक संदेश मिलता है। दोस्त, जब कोई बात आपको बुरा लगती है और तुरंत जवाब देने का मन करता है तो वो एक बड़ी हुआ होती है। लेकिन क्यों ना एक ठोस सिद्धांत अपनाया जाए, थोड़ा रुककर विचार करना। एक पल या एक दिन निकालो ताकि आप हालात को ठंडे दिमाग से देख सको
और ऐसा जवाब दे सको जो आपकी गरिमा को बनाए रखे। एपिक्टेटस ने एक गहरी सलाह दी है कि लोग परेशान नहीं होते, बल्कि उनकी बातों पर जो राय होती है वही उन्हें परेशान करता है। अगर आप अपनी तात्कालिक प्रतिक्रियाओं और विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो इससे आप अनावश्यक तनाव से बचे रहेंगे और आपके लिए शांति और ठंडे दिमाग का एक अच्छा नाम बनेगा। निर्णय लेने की ये गुण बहुत कम मिलते हैं और इसे व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्तों में गहराई से सम्मानित किया जाता है। कुछ करने से पहले सोचना आपको पछतावे के जाल में फंसने से भी बचाता है। कितनी बार आपने चाहा है कि काश कुछ ऐसा न कहा जो आपने जल्दी में कह दिया। अगर आप रुकने की आदत डाल लें तो ऐसे पल कम होंगे। इससे आपका व्यवहार आपके अच्छे व्यक्तित्व को दर्शाएगा, न कि उस क्षण की तात्कालिक भावनाओं को। अपने आप से पूछें, इस अभ्यास को आप अपनी रोजाना जिंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं? कौन सी परिस्थितियां या रिश्ते हैं जिनमें थोड़ी और संजीदगी फायदेमंद हो सकती है? सोच समझकर जवाब देना बहुत जरूरी है। हर बातचीत एक मौका है, या तो सम्मान बनाने का या खत्म करने का। जब आप हमेशा सोच समझकर और इरादे के साथ व्यवहार करते हैं तो आप एक जबरदस्त संदेश भेजते हैं कि आप सोचने और अपने आप पर नियंत्रण रखने की कद्र करते हैं। लोग भी आपके साथ उसी तरह का व्यवहार करने लगेंगे। अगले सेक्शन में हम सकारात्मक आत्मवार्तालाप के गहरे असर के बारे में बात करेंगे और यह कैसे आपकी आत्मविश्वास और बातचीत को आकार दे सकता है। जुड़े रहें, ये जानने के लिए आपको ये मिस नहीं करना चाहिए। नंबर 8, सकारात्मक आत्मवार्तालाप है असली आधार। आत्मविश्वास। जब कोई और नहीं सुन रहा होता तो तुम खुद से क्या कहते हो? वो अंदर की बात जो तुम्हारे दिमाग में चलती है तुम्हारी जिंदगी पर ज्यादा असर डालती है जितना तुम सोचते हो। ये तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारे कामों और यहां तक कि दूसरों के तुम्हारे प्रति व्यवहार को भी प्रभावित करती है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या तुम्हारी खुद से बात तुम्हें मजबूत बना रही है या चुपचाप तुम्हें कमजोर कर रही है? स्टोइकिज्म की दुनिया में आत्म जागरूकता और आत्मशासन बहुत जरूरी हैं। स्टोइक्स का मानना है कि हमारे विचार हमारे नियंत्रण में हैं और इन्हें सही तरीके से संभालकर हम अपनी जिंदगी को आकार दे सकते हैं। हकीकत यह है कि मार्कस ऑरेलियस ने बहुत सही कहा था कि आपकी जिंदगी की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अगर आप खुद को लगातार ये बता रहे हैं कि आप अच्छे नहीं हैं या कि आप हमेशा नाकाम रहते हैं या फिर आपकी इज्जत नहीं की जा सकती, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि लोग आपको किसी और तरह से देखेंगे? सकारात्मक आत्मचर्चा का मतलब यह नहीं है कि आप अंधी आशावादिता दिखाएं या चुनौतियों को नजरअंदाज करें। इसका मतलब है कि अपने नजरिए को बदलकर अपनी ताकतों और विकास पर ध्यान केंद्रित करना। यह उन नकारात्मक और आत्मनाशक विचारों को बदलने के बारे में है। अपने पोटेंशियल और कीमत को दर्शाने वाले सकारात्मक विचारों पर ध्यान दो। मैं इसमें अच्छा नहीं हूं कहने की बजाय मैं सीख रहा हूं और हर कदम एक प्रगति है, ऐसा सोचो। कोई मेरी कद्र नहीं करता सोचने की बजाय खुद को बताओ मैं सम्मान के लायक हूं और मैं खुद का सम्मान करता हूं। यह सब क्यों जरूरी है? क्योंकि तुम्हारी आंतरिक बातचीत तुम्हारी बाहरी उपस्थिति का अंदाज तय करती है। जब तुम अपने साथ दया और प्रोत्साहन के साथ बात करते हो तो इससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। तुम चुनौतियों का सामना करने में ज्यादा मजबूत बनते हो और तुम कम। यह संभावना है कि आप दूसरों से मान्यता पाने की कोशिश करें, लेकिन जब आपके अंदर आत्मसम्मान होता है तो लोग खुद ब खुद आपका सम्मान करते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर आप अपने आप को कोई सम्मान नहीं देते तो दूसरों को क्यों देंगे? लेकिन जब आप आत्मविश्वास के साथ अपने मूल्य को प्रदर्शित करते हैं तो लोग उसकी तरफ खींचते हैं। वो आपकी ऊर्जा को महसूस करते हैं और आपके प्रति सम्मान बरतने की संभावना बढ़ जाती है, जैसा कि आप खुद को मानते हैं। अब इस सकारात्मक आत्मसंवाद की आदत को बनाने के लिए शुरुआत कैसे करें? अपने ख्यालों पर ध्यान दें। जब आप खुद को नकारात्मक सोचते हुए पकड़ें तो रुकें और उन विचारों को चुनौती दें। पूछें, क्या ये सही है, ये सच है, या बस मैं अपने आप को एक कहानी सुना रहा हूं? फिर इस सोच को कुछ सकारात्मक में बदल दो। मान लो तुम किसी कठिन बातचीत या चुनौती का सामना कर रहे हो। सेल्फ डाउट में जाने के बजाय खुद को यह याद दिलाओ कि तुम पहले भी मुश्किल हालात का सामना कर चुके हो और ये भी कर लोगे। यह बदलाव न केवल तुम्हारी घबराहट को शांत करता है बल्कि तुम्हारी क्षमता को भी मजबूत करता है। एक असरदार एक्सरसाइज है कि हर दिन की शुरुआत या अंत में एक पल निकालो और अपनी उपलब्धियों पर सोचो, चाहे वो कितनी छोटी ही क्यों न हो। अपने प्रयासों का जश्न मनाएं।
यह अभ्यास आपके बारे में एक सकारात्मक कहानी को मजबूत करने में मदद करता है और एक स्वस्थ, अधिक सशक्त आंतरिक संवाद का आधार बनाता है। अब खुद से पूछें, आप अभी अपने बारे में कौन सी कहानी कह रहे हैं? क्या ये वृद्धि, सहन शक्ति और मूल्य की कहानी है, या इसमें संदेह और डर भरा हुआ है? आपके पास कथा बदलने की शक्ति है, एक विचार में। चलिए आज की पुष्टि को जीवित रखते हैं। मुझे आपका सम्मान पाने का हक है। इसे टिप्पणियों में साझा करें और सोचें कि आप कैसे एक अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकते हैं। आंतरिक बातचीत अगर ये रणनीति आपके साथ मेल खाती है तो इस वीडियो को लाइक करें। इससे हमें और भी लोगों तक स्टोइक ज्ञान पहुंचाने में मदद मिलेगी जो इसकी जरूरत रखते हैं। अगले सेक्शन में हम सीमाएं तय करने के महत्व पर बात करेंगे और सीखेंगे कि आत्मविश्वास के साथ नव कैसे कहा जाता है। तो ध्यान देते रहें, ये एक गेम चेंजर है। नंबर 9, अपनी पर्सनैलिटी पर काम करें और अपने आप का बेहतरीन वर्जन बनाएं। आखिरी बार कब आपने अपनी पर्सनैलिटी पर सोचा था? सिर्फ अपनी आदतों या अजीब बातों पर नहीं, बल्कि उन मुख्य गुणों पर जो आपको परिभाषित करते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमारा चरित्र ही हमारी पहचान है। कुछ चीजें हैं जो वास्तव में हमारे नियंत्रण में हैं, और जब हम एक मजबूत, सद्गुणशील व्यक्तित्व का विकास करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से दूसरों से सम्मान पाते हैं। लेकिन आप अपने कैरेक्टर को अपने मूल्यों के अनुसार कैसे आकार देते हैं? आइए एक महत्वपूर्ण सवाल से शुरू करते हैं। आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं? क्या आप ईमानदारी, दयालुता, मजबूती या शायद साहस को महत्व देते हैं? इन गुणों की पहचान करना पहला कदम है। जब आप जान जाते हैं कि आपके लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप अपने दिन प्रतिदिन की जिंदगी में उन गुणों को जानबूझकर अपने भीतर उतारने शुरू कर सकते हैं। अगर आप दया को पसंद करते हैं तो अपने व्यवहार में सहानुभूति का अभ्यास करें। दूसरों को सुनने का समय निकालें, समर्थन दें और उन पर दया दिखाएं, भले ही यह आसान न हो। अगर आपके लिए मजबूती एक लक्ष्य है तो सेटबैक्स, बाधाओं पर कैसे प्रतिक्रिया दें, इस पर ध्यान दें, न कि निराशा के चक्कर में फंसने पर। अपने आप से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? मैं कैसे मजबूत हो सकता हूं? अपनी व्यक्तित्व पर काम करना परफेक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि प्रगति के बारे में है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अच्छा आदमी क्या होना चाहिए, इस पर बहस करने में समय बर्बाद न करें, बस बन जाएं। यह उदाहरण हमें याद दिलाता है कि क्रिया ही महत्वपूर्ण है। हमारी पहचान केवल हमारी नीयत से नहीं बनती, बल्कि हर फैसला और हर बातचीत एक मौका होती है उन गुणों को मजबूती देने का जिन्हें हम विकसित करना चाहते हैं। लेकिन यह इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक मजबूत व्यक्तित्व प्राकृतिक रूप से सम्मान और भरोसा खींचता है। लोग उन लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं जो असली, स्थिर और आत्मविश्वासी होते हैं। जब आप अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं तो आप आत्मविश्वास और ईमानदारी का प्रदर्शन करते हैं, जो कि सम्मान पाने के लिए आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। एक पल निकालें और अपनी ताकत और विकास के क्षेत्रों का आकलन करें। क्या कुछ आदतें हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो उस इंसान से टकराती हैं जो आप बनना चाहते हैं? शायद आपको धैर्य रखने में मुश्किल होती है, या आप तनाव में शांत रहना नहीं पा रहे हैं। इन पहलुओं को पहचानना एक जबरदस्त पहला कदम है। जब आप इसके बारे में जानते हैं तो आप छोटे छोटे जानबूझकर बदलाव करने शुरू कर सकते हैं। आत्मविश्वास भी एक मजबूत व्यक्तित्व की एक महत्वपूर्ण बुनियाद है। लेकिन असली आत्मविश्वास घमंड या दिखावे के बारे में नहीं है, ये तो अपने आप में सहज रहने के बारे में है। आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब आप अपने कामों को अपनी मूल्यों के साथ मेल करते हैं, और जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तब आप पाएंगे कि अपने आप में विश्वास तब बढ़ता है जब आप अपनी पर्सनैलिटी पर काम करते हैं। याद रखें, विकास एक आजीवन यात्रा है। हर दिन आपको नए मौके मिलते हैं उन गुणों को अभ्यास करने और सुधारने के लिए जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। खुद से पूछें, मैं आज कौन बनना चाहता हूं, और उस दृष्टिकोण के साथ मेल खाने के लिए मैं कौन से कदम उठा सकता हूं। अब हम बातचीत के एक महत्वपूर्ण पहलू में गहराई से जाएंगे, अपने भावनाओं का समझदारी से साझा करना। इस कला में महारत हासिल करने से आपके रिश्तों में बड़ा बदलाव आ सकता है। हमारे साथ बने रहें। नंबर 10, भावनाएं समझदारी से साझा करना, रचनात्मक बातचीत की कला। आप अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं? क्या आप अपने जज्बातों को अंदर ही दबा कर रखते हैं और बाद में फट पड़ते हैं, या आप हर बात को गर्मागर्म पल में ही साझा कर देते हैं, जिससे कभी कभी अनजाने में नुकसान होता है? अपने भावनाओं को साझा करना स्वस्थ रिश्तों के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन इसे समझदारी से करना असली चुनौती और अवसर है। स्टोइसिज्म हमें जज्बातों को दबाने नहीं, बल्कि उन्हें इस तरह से प्रबंधित और व्यक्त करने की सिखाता है कि वो तर्क
और नैतिकता के साथ मेल खाते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि आपको अपने जीवन को हर एक काम के द्वारा बनाना है और संतुष्ट रहना है। अगर हर एक काम अपनी मंजिल तक पहुंचता है जितना संभव हो, कोई भी तुम्हें इस बात से नहीं रोक सकता है कि ये बातें कैसे की जाएं। इसका मतलब है कि जब तुम भावनात्मक बातचीत कर रहे हो तो तुम्हें सिर्फ उस पल की तीव्रता के बजाय सोच समझकर और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सही समय और जगह चुनने से शुरुआत करो। जब तुम या सामने वाला व्यक्ति तनाव में हो, थका हुआ हो या ध्यान न दे रहा हो, तब गहरी या भावनात्मक चर्चा करना अक्सर फलोदायक नहीं होता। इसके बजाय ऐसा समय ढूंढो जब तुम दोनों पूरी तरह से यहां और अब मौजूद हो सको। खुद से पूछो, क्या ये इस बात को उठाने का सही समय है? क्या मैं शांति और स्पष्टता से बात करने के लिए तैयार हूं? अपने जज्बात को शेयर करना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं वाले बयान अधिक उपयोगी होते हैं बजाय इसके कि तुम के आरोप लगाएं। जैसे, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते कहने के बजाय आप ये कह सकते हैं, जब हमारे पास बात करने का समय नहीं होता तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बातें अनसुनी रह जाती हैं। इस तरीके से आप अपने अनुभव पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे सामने वाले को प्रतिक्रिया देने की बजाय डिफेंसिव होने की कम संभावना होती है और वे समझने के लिए तैयार होते हैं। एक और अहम बात है सुनना। अपने जज्बात को बताना एक तरफा बात नहीं है, बल्कि यह एक संवाद होता है। जब आप अपनी बातें कह देते हैं तो सामने वाले को जवाब देने और अपनी बात साझा करने का मौका दें। इस परिप्रेक्ष्य में आपसी संवाद गहरी समझ बढ़ाता है और रिश्तों को मजबूत करता है। याद रखें, प्रभावी संचार एक दो तरफा रास्ता है, लेकिन जब आपकी भावनाएं बहुत तीव्र हों तो क्या किया जाए? कई बार अपने भावनाओं को समझदारी से साझा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि थोड़ा रुक जाएं। मान लीजिए आप परेशान या अभिभूत महसूस कर रहे हैं। तुरंत मुद्दे को उठाने के बजाय आप कह सकते हैं, मैं अभी बहुत महसूस कर रहा हूं, क्या हम इस पर बाद में बात कर सकते हैं जब मुझे इसे समझने का समय मिल जाए? इससे आपको अपने भावनाओं को संभालने का मौका मिलता है। सोचें और यह सुनिश्चित करें कि बातचीत और अधिक रचनात्मक हो। मैंने आखिरकार सोचा कि आप किस नतीजे की उम्मीद कर रहे हैं। क्या आप समाधान चाहते हैं, स्पष्टता, या फिर बस सुने जाना चाहते हैं? अपने लक्ष्य को जानने से बातचीत को दिशा मिलती है और यह केंद्रित रहती है। खुद से पूछें, मैं यह साझा करके क्या हासिल करना चाहता हूं और मैं किस तरह से ऐसा कर सकता हूं जो मेरे लक्ष्य के साथ मेल खाता हो। जब आप इस रणनीति का अभ्यास करते हैं तो याद रखें हमारी पुष्टि कि मैं आपके सम्मान के लायक हूं। अपने भावनाओं को समझदारी से साझा करके आप न केवल सुनिश्चित करते हैं कि आपकी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, बल्कि आप एक मानक भी स्थापित करते हैं। आदर भरी और सकारात्मक बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी भावनात्मक बातचीत के तरीके को कैसे सुधारने की योजना बना रहे हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर यह रणनीति आपके साथ जुड़ती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अंतिम हिस्से में हम दया की अक्सर अनदेखी ताकत के बारे में जानेंगे और यह आपके रिश्तों को कैसे बदल सकती है। आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे, इसलिए जुड़े रहिए। नंबर 11, दूसरों के प्रति दयालु बने। एक ऐसी चुप्पी में ताकत है जो इज्जत मांगती है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर ताकत और प्रतिस्पर्धा को महत्व देती है। दया एक भूली हुई गुण की तरह लग सकती है, लेकिन यह अभी भी हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे प्रभावशाली तरीके हैं जो असली संबंधों को बनाने और सम्मान कमाने में मदद करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि एक साधारण दयालुता का काम कैसे किसी कमरे का माहौल बदल सकता है? या एक छोटे से इशारे, जैसे कि एक अच्छा शब्द या एक विचारशील क्रिया, किसी के मन में लंबे समय तक रह सकता है। स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि दयालुता कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि ताकत का एक प्रदर्शन है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था कि एक अच्छे व्यक्ति के बारे में बहस करने में कोई समय बर्बाद न करें, बल्कि खुद एक अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करें। जब भी दयालुता का प्रदर्शन करें, भले ही उसका जवाब न मिले, यह जीने का एक तरीका है। यह आपकी धारणाओं के अनुसार है, बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना। यह दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए चुनाव करने के बारे में है, न कि इसलिए कि आप बदले में कुछ उम्मीद करते हैं, बल्कि इसलिए कि यह आपके व्यक्तित्व के अनुरूप है। लेकिन चलिए एक महत्वपूर्ण सवाल पर बात करते हैं। दया आपके लिए सम्मान कैसे अर्जित करती है? इसका जवाब उसके रिश्तों पर पड़ने वाले प्रभाव में छिपा है। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो सहानुभूति और करुणा दिखाते हैं। जब आप दूसरों के प्रति सम्मान और विचारशीलता दिखाते हैं तो वे भी उस व्यवहार को अपनाने की अधिक संभावना रखते हैं। दया ही वह चीज है
ये विश्वास बनाता है और एक सुरक्षा का एहसास पैदा करता है, जिससे मजबूत और इज्जतदार रिश्ते की नींव रखी जाती है। दया का कोई बड़ा या जटिल होना जरूरी नहीं है। अक्सर ये छोटी छोटी नियमित क्रियाएं होती हैं जो सबसे बड़ा प्रभाव छोड़ती हैं। जब किसी को बात करने की जरूरत हो तो ध्यान से सुनना, दूसरों की मेहनत की सराहना करना या बस लोगों को एक गर्म मुस्कान के साथ नमस्ते करना, ये सभी इशारे आपसी इज्जत के माहौल में योगदान करते हैं। हालांकि दया के साथ सीमाओं का भी ध्यान रखना जरूरी है। स्थिरता हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी ईमानदारी बनाए रखनी है। स्वाभिमान का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों को अपनी दया का फायदा उठाने दें या अनादर सहें। असली दया ताकत में निहित होती है। यह दूसरों के प्रति चिंता रखने की क्षमता है, साथ ही अपने मूल्यों पर दृढ़ रहना। सोचिए, अगर आपके किसी करीबी का व्यवहार दूर या कठोर हो गया है तो शायद आपको प्रतिक्रिया में अपनी दया को वापस खींचने का मन हो। लेकिन क्या होगा अगर आप इसके बजाय विनम्रता से प्रतिक्रिया दें? आप कह सकते हैं, मैंने देखा है कि हम हाल में उतने जुड़े नहीं हैं, सब कुछ ठीक है। इस तरीके से न सिर्फ यह तनाव को कम करता है, लेकिन ज्ञानपूर्ण बातचीत के लिए भी दरवाजे खोलता है। दया कठिन परिस्थितियों में एक बदलाव लाने वाली भूमिका निभाती है। मान लीजिए कि आप किसी मुश्किल सहकर्मी या तनावपूर्ण पारिवारिक रिश्ते के साथ हैं। उनकी नकारात्मकता का मुकाबला करने की बजाय धैर्य और समझदारी दिखाने की कोशिश करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप समस्या को नजरअंदाज कर दें। इसका मतलब है कि आप इसे शांति और सहानुभूति के साथ सुलझाएं। जैसे कि स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था, जहां भी एक इंसान होता है वहां दया का मौका होता है। जरा सोचिए कि आपकी जिंदगी के कौन से हिस्सों में आप और ज्यादा दया ला सकते हैं। कैसे आप बिना अपने आत्मसम्मान को खोए करुणा का अभ्यास कर सकते हैं। याद रखें, दया का हर छोटा सा काम भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। यह न सिर्फ उस व्यक्ति पर असर डालता है, बल्कि उससे जुड़ने वाले हर इंसान को भी प्रभावित करता है। यह एक शांत परंतु ताकतवर तरीका है आदर कमाने का और एक गहरा छाप छोड़ने का। जैसे हम इस 11 स्टोइक रणनीतियों के सफर को पूरा करते हैं, अपने इस विश्वास पर विचार करें कि मैं आपके आदर को लायक हूं। दया का स्वीकार करके आप सिर्फ यह बात सच है कि जब आप खुद को मानते हैं तो आप दूसरों को भी उस सम्मान के लिए प्रेरित करते हैं। सम्मान मांगने या जबरदस्ती करने की चीज नहीं है। यह आपके कामों, विचारधारा और मूल्यों के जरिए विकसित होता है। हम आज जो 11 स्टोइक रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं, वे आपको सम्मान पाने और आसपास के लोगों पर एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ने का एक नक्शा देती हैं। ये रणनीतियां, जैसे कि अपने लिए सीमाएं तय करना, दयालुता का अभ्यास करना और सकारात्मक आत्मवार्ता करना, आपके कॉन्फिडेंस और समर्पण की ओर बढ़ने में मदद करती हैं। लेकिन यह याद रखें कि यात्रा दूसरों की मंजूरी पाने के बारे में नहीं है। यह अपनी असली पहचान से जुड़ने, अपने मूल्यों के अनुसार जीने और यह जानने में शांति पाने के बारे में है कि आपने स्वस्थ और सम्मानजनक रिश्ते बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने कहा, भीतर झांकें, भीतर ही अच्छे की फाउंटेन है और यह हमेशा फूटता रहेगा अगर आप खुद खुदाई करेंगे। तो कौन सी रणनीति सबसे ज्यादा आपके साथ जुड़ी? आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे लागू करना शुरू करेंगे? अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें और हमें अपनी पुष्टि बताएं। अगर आपको इन बुनियादी बातों में कुछ मूल्य मिला है तो आप हमारी इज्जत करने के हकदार हैं। इस वीडियो को लाइक करना न भूलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे उस किसी के साथ शेयर करिए जो इन सटीक सिद्धांतों से लाभ उठा सकता है। आपका समर्थन हमें ज्ञान और सकारात्मकता फैलाने में मदद करता है। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अपने लक्ष्यों के साथ जीते रहिए, अपनी कीमत को स्वीकार करते रहिए और वो इज्जत पाते रहिए जिसकी आप हकदार हैं। मजबूत रहिए, दयालु रहिए और हमेशा की तरह चमकते रहिए।